सरदार साहब ये बताइए, जो 12 नशस्तों का मामला है, ज़ाहिर है इस पे बात भी हो सकती थी, कानूनी आइनी तरीके से इस मसले को हल भी किया जा सकता था। 38 में से 35 मुतालबात माने गए। तो ये जो 12 नशस्तों का मामला है, क्या इसका इंतज़ामी मामले से, यानी कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के इंतज़ामी मामलात से हकीकतन ताल्लुक़ बनता है, या ये बहुत ज़रूरी है, या फिर ये अपने किसी पॉलिटिकल टारगेट के लिए, पॉलिटिकल गोल के लिए इस पर इतना सख्त स्टांस लिया गया है? देखिए, इस मामले को भी अच्छा हुआ, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और बड़ा अहम सवाल है जिसको लोगों तक जाना चाहिए। देखिए, दो तीन बातें इस मामले में जहन नशीन करने वाली है। एक चीज़ है जिसका इंतज़ामिया के साथ ताल्लुक़ है, एक चीज़ है जिसका कानून साजी के साथ ताल्लुक़ है। लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, अमेरिका में ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ दस्तूर असासी के साथ है। दस्तूर असासी का मतलब है मकान की बुनियाद। आप दीवार टेढ़ी मेढ़ी कर सकते हैं, रेनोवेट कर सकते हैं मकान को, खिड़की दरवाज़ा तब्दील कर सकते हैं, लेकिन अगर बुनियाद को छोड़ेंगे तो सारा मकान आपको गिराना पड़ेगा। पाकिस्तान के दस्तूर असासी में जो फैसले हो गए वो दस्तूर साज फोरम ने किए। अमेरिका और हिंदुस्तान में दस्तूर साज फोरम ने किए। इसी तरह कश्मीर में जो 24 अक्टूबर 1947 को हुकूमत बनी, वो हुकूमत आज जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रहनुमा गाजी मिल सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब की सदारत में बनी। आप अंदाज़ा करें कि 6 काबीना के वज़ीर थे और उन 6 में से 5 का ताल्लुक जो है महाजरीन जम्मू और कश्मीर से था, श्रीनगर और जम्मू से उनका ताल्लुक था। आज़ाद कश्मीर से सिर्फ एक कर्नल अली अहमद शाह साहब थे, बाकी 5-6 के 5-6 जो हैं वो सारे के सारे उनका ताल्लुक पार से था। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज़ाद कश्मीर की बुनियादी पहली हुकूमत को वही हैसियत हासिल थी जो पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, दुनिया के किसी मुल्क में एक दस्तूर साज फोरम को हासिल होती है। दस्तूर साज फोरम को कोई कानून साज असेंबली नहीं छेड़ सकती, कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं छेड़ सकता। बिल्कुल मैं हतमी तौर पे थोड़ा बहुत कानून का और सियासत का मैं तालिब इल्म में आपसे कहता हूँ। इस बात का ताल्लुक इस बात के साथ है कि पाकिस्तान 80 साल से ज़्यादा अरसे से जम्मू और कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत का मुकदमा लड़ रहा है। जीता या नहीं जीता, लेकिन हिंदुस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान की पोजीशन बदरजहां ज़्यादा मजबूत है, मॉरली, पॉलिटिकली, साइकोलॉजिकली और डिप्लोमेटिकली। इसलिए कि वो एक ही बात पर कंसिस्टेंटली मौजूद है कि कश्मीरी को आके खुद इरादियत मिलना चाहिए। अब अगर आप दो बातें, एक रियासत जम्मू और कश्मीर के किसी हिस्से की हैसियत आप तब्दील नहीं कर सकते कि आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना चाहें, जिस तरह कल बहुत मोहतरम में बिलावल भुट्टो साहब उन्होंने कहा, यह अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी, आप हिंदुस्तान वाला काम नहीं कर सकते इसको। दूसरा, रियासत के किसी हिस्से की आबादी को डी फ्रेंचाइज नहीं कर सकते, वोट के हक़ से महरूम नहीं कर सकते। अगर आप घर में आके खुद इरादियत से महरूम कर दें तो आप उसी सांस में कैसे ये कह सकते हैं आलमी सतह पर कि हम कश्मीरी के खुद इरादियत का मुकदमा लड़ रहे हैं। और इससे बैनुल-अक़वामी हमारे मुकदमे की बुनियादें खोखली हो जाती हैं और हिंदुस्तान आलमी अदालत में चला जाएगा जी कि पाकिस्तान तो अपने बुनियादी मुकदमे से पीछे हट गया है, घर में लोगों को राइट ऑफ वोट से इनकार कर दिया है, अब कश्मीरियों के लिए कौन सा राइट ऑफ वोट मांगता है। तीसरी बात और कीजिए कि हिंदुस्तान ने 40 लाख लोगों को बाहर से लाके हिंदुओं को आबाद किया, गैर कश्मीरियों को 36 लाख को पेपर जारी हो चुके हैं, 4 लाख बाकी है। डेमोग्राफिक चेंजेस के, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। अब पाकिस्तान के अंदर जो लेजिटिमेट वोटर्स हैं कश्मीर के, आप उनको महरूम करना चाहते हैं। एक बुनियादी महसूस और हो गया तो हिंदुस्तान आपके साथ मुज़ाकरात की बेस पर आएगा और कहेगा कि सस्मा में राय करवाएं, आप 80 साल से मुतालबा करें रायशुमारी का। मुझे ये बताइए कि वो 40 लाख हिंदू जो उनको हक दे के मेज़ पर बैठाएगा, और आप जो 40-45 लाख लोग ये महाजरीन हैं इनको वोट से हक से महरूम करते। देखिए, अगर किसी को नुमाइंदों पर एतराज़ है तो नुमाइंदे अच्छे लेके आएँ। इलेक्शन में धांधली होती है तो एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की 2-3 बड़ी जमातें बैठ के फैसला करें कि धांधली नहीं करेंगे, कश्मीर के इलेक्शन में नहीं होगी। कोई और बात है तो हिकमत अमली ठीक करें। हिकमत अमली ठीक करने के बजाय आप बुनियादों को उखाड़ना चाहते हैं, ये नहीं कर सकते। ये हमारे हक़ खुद इरादियत का मुकदमा है। इनके पीछे 6 लाख जम्मू और कश्मीर के लोगों का लहू है, हिजरत है, इस्मत दरी है, ज़मीन, जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, प्रॉपर्टी की कुर्बानी है। आज लोग जेल में जो गल सड़ रहे हैं ये उनके अजीज़ व अक़ारब हैं जिनको हम हाजिर आप और हम हाजिर कहते हैं। कैसे महरूम किया जा सकता है? मैं उस दिन भी सुन रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने इस बात का हवाला दिया। आप समझते हैं कि ये अगर 12 नशस्तें ख़त्म कर दी जाती हैं तो ये जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं उनकी जो फैमिलीज हैं ये उनके साथ ज्यादती होगी? नहीं, दो बात है। एक तो उनके साथ तो बेपनाह ज्यादती होगी ना, उनका तो सियासी कतलेआम होगा, लेकिन पाकिस्तान आलमी सतह पर कश्मीरियों के, जम्मू और कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत का मुकदमा उसी दिन हार जाएगा जिस दिन ये फैसला करेगा कि हम कश्मीरियों के किसी, देखिए, रियासत के किसी हिस्से की ना आप सियासी हैसियत तब्दील कर सकते हैं, उनको आइनी हकूक दें, पैसा दें, तरक्की दें, मुलाजमत दें, जो मर्जी करें, ना हैसियत तब्दील कर सकते हैं,
ना उस इलाके के किसी लोगों को आप वोट के हक से महरूम कर सकते हैं। यहाँ वोट का हक महरूम करके तो आप जम्मू और कश्मीर के आवाम के लिए रायशुमारी का हक नहीं मांग सकते। इसलिए ये इन चारों पांचों बातों से जुड़ी हुई है, दाखिली तौर पर भी और खारजी तौर पर भी। और ये इनकलाब जी टुवर्ड्स द वेरी एंड मुझे ये बताएं, जो एक वहाँ से बात की जाती है कि ये मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं सीट्स, इस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? देखिए, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की मरकज़ी हुकूमत ने बिल्कुल दखल दे दी है आज़ाद कश्मीर अपनी पार्टी को लाने के लिए, लेकिन मुझे ये बताएं कि वो गिलगित बल्तिस्तान में भी दखल दे दी है। क्या गिलगित बल्तिस्तान की 12 सीटें या 10 सीटें या 5 सीटें, वो तो पाकिस्तान की मरकज़ी हुकूमत है। कायद आज़म ने कहा था कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अलावा रियासत में कोई जमात में नहीं बनूंगा। श्रीनगर में 80,000 आदमी खड़े होकर कहा था और अभी कल तक ये पॉलिसी जारी रही। शिमला माहदे के बाद हमने इस पॉलिसी को वायलेट किया है। आप कायद आज़म की पॉलिसी को अपनाएं, रियासती जमातों की ये मामला छोड़ें और रियासत से बाहर की सियासी इंतखाबी दखल अंदाजी रोकें। इसका माजरीन के साथ क्या सवाल ये पैदा होता है कि माजरीन जो है वो माजरीन है, शुहदा के वारिस हैं, गाजियों और मुजाहिदों के वारिस हैं, तहरीक के वारिस हैं, हक़ खुद इरादियत का हिस्सा है। और ये कहना कि इतने पैसे खर्च कर गए, ये पैसे डेवलपमेंट की आपकी इतला के लिए मैंने शुरू किए थे, पहले असम्बली में नहीं थे। मैं जब 2006 में पहली बार वज़ीर आज़म बना तो मैंने ये डेवलपमेंट फंड शुरू किया था, अल्लाह का शुक्र है। और मैं अगर हुकूमत में दोबारा भी आया, लेकिन अगर मौका मिलेगा तो इसमें इजाफा करूँगा। पैसे देखिए 2.5 खरब से ज़्यादा पैसा पाकिस्तान हमें देता है। अगर उसमें से 12-15 करोड़ रुपये सालाना हम पाकिस्तान की सरजमीन पर खर्च करते हैं, किसको मरोड़ पड़ने चाहिए? 2.5 खरब लेते हुए तो हमें तकलीफ नहीं होती, लेकिन 12 करोड़ रुपये खर्च करते हुए हमें तकलीफ होती है। ये क्या बात हो गई? तो ये बड़ा जुल्म है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जनरोसिटी के साथ, फ़राख दिली के साथ पाकिस्तान ने तो कश्मीरियों का हर जायज़ नाजायज़ बात मानी है इस अरसे में, और इन लोगों की एक्शन कमेटी वालों की। इसलिए उनको चाहिए कि मासूम जानों का खून गिराने से रुकें, मेहरबानी करें, हथियार फेंकें, क़यादत उनकी बाहर आए और आके जिस तरह कलदम तंजीम के जो तकाजे हैं वो पूरे करें। और ये बात आहिस्ता से इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। आप देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर अगर फाटा में ठीक हो सकता है, कराची में ठीक हो सकता है, डी चौक में ठीक हो सकता है, जीबी में ठीक हो सकता है, तो आज़ाद कश्मीर में भी जत्था कल्चर जो है ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल 100% सेटल हो जाएगा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। राइट, थैंक यू सो मच। सरदार अतीक अहमद खान साहब, फॉर्मर प्राइम कश्मीर, हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे हैं जत्था कल्चर ठीक हो जाएगा, अगर पूरे पाकिस्तान में ठीक हुआ है तो आज़ाद कश्मीर में भी ठीक हो जाएगा। और ये बिल्कुल नामुनासिब तरीके से एहतजाज किया जा रहा है, बल्कि गैर कानूनी तरीके इख्तियार करके जो है वो किया जा रहा है, जिसको किसी भी सूरत टॉलरेट नहीं किया जा सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।